मॉर्निंग। ये मंडे मॉर्निंग है, ठीक है, मंडे मॉर्निंग, सोमवार का सुबह सुबह। और आज लेक्चर रिकॉर्ड करने आए हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में इस संडे को मैंने बोला था कि मैं टेस्ट लूँगा, संडे टेस्ट नहीं हो पाया, मेरे पास पेपर नहीं आया था, इसलिए संडे को टेस्ट नहीं हो पाया। कोई नहीं, इस वीक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर का पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट अगले वीक ले लूँगा, वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, जो बचा हुआ टॉपिक है वो खत्म करते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा है, बेसिकली मैंने सारा कुछ बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कुछ क्वेश्चन ही होंगे जो बचे हुए हैं। मैं तुमको स्फीयर्स के बारे में पढ़ा रहा था। स्फीयर में मैंने तुमको कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इस तरह की कैटेगरीज करा दी थी, और इनके कारण जो फील्ड के वैल्यूज होते हैं, इनके कारण जो फील्ड के वैल्यूज होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज क्या करना है अपने को, अच्छा फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स में हमने एक सेक्शन देखा था टनल प्रॉब्लम। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में एक क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन था टनल प्रॉब्लम, जिसमें क्या करते थे, वो जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता था उसके बीचों बीच टनल बना देते थे। अच्छा, ये जो टनल प्रॉब्लम्स है ना, ये टनल प्रॉब्लम्स आपको याद रखना है, इसका कंसेप्ट सेम फॉर्मूला, ये सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेंगे। जब ग्रेविटेशंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बस मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट के क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं कैविटी प्रॉब्लम। आज स्टार्ट करते हैं कैविटी प्रॉब्लम। अभी कैविटी बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखी होगी, कैविटी ने, तो दांतों की कैविटी, ठीक है, इंसान के दिमागों में कैविटी है जहाँ पे भक्ति भरा पड़ा है, तो इंसानों के दिमाग में कैविटी है। अभी बहुत सही टाइम आ रहा है, सही टाइम चल रहा है, जैसे इकोनॉमी डूबने पे आ गई है और हम किससे परेशान हैं, तो जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत। वेरी नाइस। मैं जस्टिस का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब भाई सीबीएसई बोल रहा हूँ, सीबीआई के पास तो चला गया ना केस, अब तुम क्या करोगे, घर तक छोड़ के आओगे क्या उसको, या बैठ के टीवी के सामने ये देखते रहोगे कि सीबीआई क्या कर रही है। अब सीबीआई का जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो हो जाने दो, उसके बाद फिर जो भी रिमार्क्स आएंगे वो करना। तो नहीं, लोग परेशान, ठीक है। वो लड़की पता नहीं कल्प्रिट है भी है नहीं है, लेकिन लोगों ने तो बना दिया है भाई, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन ज्यादा मेजर कंसर्न हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए कि अभी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक्ट ऑफ गॉड हो गया इकोनॉमी, देखते हैं कहाँ लेके जाएगी है सीतारामन जी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कैविटी प्रॉब्लम। जॉब्स पता है, जब सिर्फ सैलरी लोग में ऐसा बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग की सैलरी जॉब गई। हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की जॉब गई। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी बेकार हो चुके हैं, बेकार नहीं, पे जॉब हो चुके हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं, बेरोजगार हो गए। जिसके साथ बीत रहा है वो समझते हैं, बाकी जिसके साथ नहीं बीत रहा है वो क्या कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत पे परेशान। सही, कुछ टाइम पहले लोग विरोध को ढूंढ रहे थे, फिर अभी ट्रेंडिंग क्या आ गया, अभी वो सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंडिंग आ गया, फिर अभी वो रसोड़े में कौन है, अरे कौन है तेरी माता है यार, रसोड़े में कौन है, परेशान कर दिया है लोगों। वो राजनीति की, अरे कोई भी कैविटी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब कैविटी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, अच्छा इसमें ना एक स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े मुश्किल होंगे। तो जो भी क्वेश्चन जेईई का होगा, देखो जेईई में तो सब कुछ है, जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, वो मैं आपको एलिमिनेट करने को बोलूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा मस्त वाले दो स्फीयर, ठीक है, मस्त वाले दो स्फीयर है यार, ऐसा समझ लो एक गुलाब जामुन आता है। वो गुलाब जामुन में क्या होता है ना, अंदर में उसमें कुछ अलग होता है, मतलब अंदर में कुछ येलो टाइप का पोर्शन होता है, और बाहर में वो अलग होता है। गुलाब जामुन या जो भी आता है अलग अलग नाम से मिलते हैं अलग अलग शहरों में, पता नहीं यहाँ पे मिलता है नहीं, तो हमारे शहर में वहाँ पे मिलता था। उसमें क्या होगा, गुलाब जामुन विद लेयर्स, ठीक है। तो नीचे अंदर में एक अलग टाइप का गुलाब जामुन होता है और बाहर में एक अलग लेयर है।
तो ऐसा ही कुछ है, समझ लो यहाँ पे क्या ना, ये गुलाब जामुन है, ये कोई डिस्क नहीं है, ये गुलाब जामुन है। अब इसके अंदर में वो जो येलो वाला पोर्शन था ना, उसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो उसको जब बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, कैविटी बन गया है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा है कि जो बाहर वाला स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर है, उसका रेडियस है r1 का, और ये जो अंदर वाला स्फीयर है या जो कैविटी है, कैविटी का रेडियस कितना है, r2 का। और क्या बोल रहे हैं, ये पूरा पोर्शन कैविटी है, r2 रेडियस के अंदर जो भी है वो क्या है, कैविटी है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, थोड़ा इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। ये आप ऐसा समझ लो कि गॉसेस थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला ना कि जो भी चार्ज है वो इतने रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस वाले रीजन में जो चार्ज है वो इस वाले रीजन में, शेडेड रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। चार्ज is distributed, charge is distributed in the shaded region। चार्ज जो है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है such that rho equals to rho naught times of r, ठीक है, जहां पर rho naught is a constant, rho naught is a constant and r is the separation from center of the sphere, ठीक है। स्फीयर के सेंटर में हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से ये दूरी है r। अब ये बोला गया है, 3 पॉइंट यहां पर रखे गए, ये मान लो ये है पॉइंट A, ये पॉइंट है पॉइंट B, और ये पॉइंट है पॉइंट C। यहां से यहां की दूरी बताई गई RA, यहां से यहां की दूरी बताई गई RB, और सेंटर से पॉइंट C की दूरी बताई गई है RC। ये डायग्राम है, इस तरह से सारी तरह डायग्राम लगा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, 3 पॉइंट्स इस तरह से मेंशन है। और इन्होंने बोला कि जो चार्ज है वो सिर्फ ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन स्फीयर में क्या था, वो कैसे मैंने बताया, अंदर का जो गुलाब जामुन था वो हटा दिया गया है, सिर्फ बाहर का स्फीयर रखा गया है। अब वो जो बाहर का जो शेल टाइप का स्ट्रक्चर है ना, उसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, rho naught टाइम्स ऑफ r का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये बोला गया है कि 3 अलग-अलग पॉइंट्स हमारे पास मेंशन है भाई साहब, A, B और C। A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर हमें क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। अब एक-एक करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट A पर फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो रेडियसेस हैं, r1 r2, इनर रेडियस इज r2 और आउटर रेडियस इज r1, ठीक है। और क्या है हमारे पास ये है पॉइंट A, B and C are these points in which the field is to be required। और हमारे पास ये गिवन है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज rho naught times of r, where rho naught is a constant and r is the separation from its center। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बता दिया गया है। अब we are required to calculate field at these 3 points which are mentioned in our question। एक-एक करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। अब पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ये मैंने क्या बताया था, किसका, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो किसका एप्लीकेशन है, ये तो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है। गॉसेस थ्योरम हो सकता है अब तक शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन गॉसेस थ्योरम याद दिला दूं अगर मैं, इंटीग्रेशन ऑफ E dot dA equals to qn upon epsilon naught। फ्लक्स कैलकुलेट करने का दो तरीका देखा था। एक फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका है qn upon epsilon naught, और दूसरा फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका होता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot dA। मान लो मुझे पॉइंट A पर फील्ड कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को, शायद समझ में आ जाए। एक ऐसे ही भूतिया है, ठीक है, न्यूज़ चैनल में एक ऐसे ही भूतिया है,
आज के चैनल का नाम है, ठीक है, प्रोग्राम का नाम है सनसेट। कुछ भी डीसी करता है भाई सर चैनल, कुछ भी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि टीवी से बाहर निकल के यूज हो रहा है क्या, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने R1 बना दिया। मान लो ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, ये रेड से मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है। अब अगर मैं बात करूं टू फाइंड, हम कहां पे फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब पॉइंट ए पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर जो है वो होता है qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है इसमें Q इनक्लोज, इसमें Q इनक्लोज का वैल्यू, या इसमें ये याद रखो, देखो ये क्या है, ये कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, हाँ या ना। हमने ये देखा था कि अगर ये कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। या इसका ऐसा भी बोल सकते हो, ये एग्जैक्टली सही तो नहीं होता लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर Q इनक्लोज जो है इस पूरे सरफेस के अंदर जो Q इनक्लोज है वो क्या है, जीरो है। अब अगर Q इनक्लोज जीरो है, अगर Q इनक्लोज जीरो हो गया तो ये वैल्यू क्या रख देंगे, ये जीरो रख देंगे। अगर ये वैल्यू जीरो रखा तो E डॉट dA का वैल्यू जीरो आ रहा है। अगर E डॉट dA का वैल्यू जीरो आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब यहाँ पर क्या है ना, देखो इस वाली इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो क्या होता, वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड ही निकलता गया। अभी मेरे को नहीं पता कि अंदर में फील्ड है या नहीं, अगर मैं ऐसा मान लूं कि मुझे नहीं पता कि अंदर में फील्ड है या नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्री से मैं ये जरूर जानता हूं कि अंदर में जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है भाई साहब। अब अगर अंदर में फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता तो रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, तो इसको मैं सिंपलीफाई करके ऐसा लिख सकता था क्या, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या लिखेंगे, 4 पाई r a का स्क्वायर। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे मैंने क्या बोला, E डॉट dA का वैल्यू मुझे लिखना है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो अंदर में अगर स्फीयर है, स्फीयर के कारण जो भी फील्ड होता है वो तो रेडियली, वो तो टैंजेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में ही जाता है या रेडियस के डायरेक्शन में जाता है। तो अगर फील्ड होता तो रेडियल डायरेक्शन में होता। अब रेडियल डायरेक्शन में अगर होता तो यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करके E dA को सिंपलीफाई करके E into 4 pi r स्क्वायर लिखते क्या, इसको लिखना होता है Q इनक्लोज का वैल्यू जीरो है भाई साहब। अब E into 4 pi r स्क्वायर जीरो आ रहा है, रेडियस तो जीरो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 4 और 5 भी जीरो है नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो है वही जीरो है, हाँ या ना। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहला जो पॉइंट था पॉइंट ए पर जो फील्ड है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब ये जो कैविटी है, कैविटी के अंदर का जो एरिया था, ये पूरा जो अंदर का एरिया है, इस पूरे अंदर के एरिया का फील्ड क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, आप पॉइंट ए कहीं पे भी रख देना, इधर रख दो, कहीं पे भी रख दो, ये जीरो है। और ऐसा कुछ हमने डेरिवेशन में भी देखा था, कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होता था वो जीरो होता था। क्यों जीरो होता था, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में कोई भी नेट चार्ज नहीं था, कंडक्टर क्यों इनक्लोज जीरो हो गया है। अच्छा, अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड होता तो वो रेडियल डायरेक्शन में होता, मतलब E और dA के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता। तो E into 4 pi RA का स्क्वायर को 0 से जब इक्वेट करोगे, अब 4 pi RA स्क्वायर जो है वो तो 0 नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट A पर होता वही क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला पार्ट क्वेश्चन का ये हम बताएंगे यहाँ पर कि आप कहीं पर भी कैविटी में कहीं पर भी फील्ड कैलकुलेट करो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ना आउटसाइड पॉइंट पे पहले फाइंड कर लेंगे, फिर मैं आपको
वो जो पॉइंट बी है उसके लिए कैलकुलेट कराऊंगा। तो मैं पहले आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अपने को क्या करना है, सी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है। अब सी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तेरे चार्ज के सामने एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है। रेड से मैंने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस कितना होगा, आर सी। इसका रेडियस आर सी का हो गया, बिल्कुल। अब यहां पर क्या करना है, फिर से हम गॉसियन थ्योरम अगर लिखेंगे तो गॉसियन थ्योरम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है, इनटू बी ए। अब देखो पॉइंट सी तो कहीं पे भी हो सकता है, सिमेट्री से यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर आउटसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड सेम है, ठीक है। तो मैं अभी इसको ऐसे लिख रहा हूं, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू qm अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फिर से अगर फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, और सिंस सिमेट्री से मैं जब इस एरिया को बाहर निकालूंगा तो ये E इंटीग्रेशन dA मतलब पूरे स्फीयर के सरफेस एरिया का वैल्यू मुझे चाहिए। तो स्फीयर के पूरे का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आरसी स्क्वायर। समय को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया है तो डेरिवेशन देखो जो कंडक्टर्स ने पढ़ाया था पहले। मजेदार यहाँ पर क्या होगा, क्यू इनक्लोज कैलकुलेट करना। क्यों सर, क्यों मजेदार है, मैंने क्यू इन का वैल्यू कैलकुलेट करने के आपको इस बार कितना चार्ज अंदर में है वो डायरेक्टली नहीं बताया है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितना है, रो नॉट टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, रो नॉट टाइम्स ऑफ आर है। तो ध्यान से देखना, अब क्यू इनक्लोज का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं आपको क्यू इनक्लोज का वैल्यू निकालना ही सिखाने वाला था। अब इससे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आते थे सब में रो का वैल्यू कांस्टेंट होता था। रो मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू जो था वो कांस्टेंट होता था। इस बार वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अलग वैल्यू है, यहां पर देखोगे तो देखो यहां पर स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R1 है, तो यहां पर जो वैल्यू था वो रो नॉट R1 है। लेकिन जब आप यहां पर देखते हो तो वो रो नॉट R2 हो जाएगा क्या, मतलब अलग अलग पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू अलग अलग है। अब सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जब भी चार्ज डेंसिटी या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कैविटी वाले में तुमको सेंटर ऑफ मास वाले में कराया था, सेंटर ऑफ मास वाले में कराया था, तो अब अपने को वैसे ही कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो शेल जो स्फीयर बनाते हैं, सॉलिड स्फीयर कभी भी बनाते हैं तो शेल टाइप का उसमें एलिमेंट्स होता है, शेल पे शेल रखते जाएंगे। अनियन, वो अनियन का एक बल्ब होता है, फिर पील पे पील रखते जाओ, अनियन पील अनियन पील अनियन पील, पूरा का पूरा कांदा बन के निकलता है क्या, ठीक है, तो पूरा पूरा अनियन बन के निकलता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी अपने को क्या करना होता है, एलिमेंट लेना होता है। सॉलिड स्फीयर के केस में एलिमेंट कैसे लेंगे, तो शेल के शेप का एलिमेंट लेना होता है। ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में भी सिखाया था, फिर से भी बता रहा हूं। अब कैसे करना है अपने को, तो यहां पर क्या करेंगे, r दूरी जाकर, सेंटर से r दूरी जाकर। अब सर सेंटर से r दूरी क्यों लिया, सेंटर से r दूरी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू था वो रो नॉट टाइम्स ऑफ r है, जहां पर r इज द सेपरेशन फ्रॉम सेंटर, या r इज द स्मॉल r इज द सेपरेशन या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं। ध्यान से सुनना है और इसको नोट करके लिखना है। r डिस्टेंस पर जाकर एक dr का शेल बनाया है। ये शेल है भाई साहब, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रिप वगैरह नहीं है, ये क्या है, पूरा पूरा शेल है। शेल मतलब अंदर में भी वॉल्यूम है, मतलब अंदर में भी एरिया है, बाहर में भी एरिया है। तो r डिस्टेंस पे जाके हमने एक ग्रीन रंग का शेल बना दिया, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं किसी तरह से इसमें, अब देखो ये जो dr होता है, ये dr इतना छोटा होता है कि आप इस dr वाले लेंथ में वो जो फील्ड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू है उसको आप कांस्टेंट मान सकते हो। तो अगर मैं लिखूं dq, dq में क्या लिख रहा हूं, dq जो है वो है
चार्ज इनक्लोज, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, चार्ज इनक्लोज इन ग्रीन शेल, वो जो ग्रीन एलिमेंटल शेल मैंने बनाया है उसमें जो चार्ज इनक्लोज है वो मैं dq लिख रहा हूं। तो dq क्या लिखेंगे, dq का वैल्यू अपने को लिखना होगा, dq इक्वल्स टू, dq का वैल्यू हो जाएगा चार्ज इनक्लोज। अच्छा, चार्ज इनक्लोज कैसे लिखना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वो जो शेल है उसका वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, रो नॉट टाइम्स ऑफ r, और इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, शेल का वॉल्यूम तो कैसे लिखते हैं, तो शेल का अगर आपको पता हो तो शेल का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है और उसका थिकनेस dr है, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस कर देंगे वॉल्यूम मिल जाएगा क्या। तो यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। सर मेरे को ना नहीं समझ में आया सर, dq का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। इस तरह से dq का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए पूरा चार्ज इनक्लोज, मुझे पूरा चाहिए कि पूरा चार्ज कितना इनक्लोज है। अब गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा कितना चार्ज इनक्लोज है मुझे ये फाइंड करना है। इसके लिए मुझे dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मुझे सिस्टम के अंदर कितना चार्ज रखा है ये जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मेरे को पता है ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा तुमको, लेकिन विश्वास रखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व किए थे, कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को एक नए तरीके से देख रहे हैं, नए चैप्टर में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो तुमको हो सकता है लगे कि मुश्किल है। अगर मुश्किल लगे ना तो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पन्नों को उलट के देखना, अगर नोट्स है तुम्हारे पास, अगर तुमने वो इधर क्या बोलते हैं उसको, पाव भाजी नहीं चाय भाजी क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो भूजा जैसा रहता है क्या नाम होता है उसका, भेल भेल, अगर उस भेल वाले को तुमने नहीं भेज दिया अपने नोट्स तो तुम देखना उसमें कि मैंने dq निकाला। dq क्या है भाई साहब, शेल के अंदर वो जो ग्रीन शेल मैंने बनाया था एलिमेंटल शेल उसके अंदर कितना चार्ज है, तो dq चार्ज है। मुझे जानना है कि ये r1 से लेके r2 तक इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया होगा। अगर ग्रीन शेल में इतना चार्ज है तो q का मतलब या q इनक्लोज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, q इनक्लोज के लिए मैं क्या करूंगा, dq का इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब q इनक्लोज का वैल्यू अगर ढूंढा जाए, q इनक्लोज का वैल्यू अगर ढूंढा जाए तो रो नॉट कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 4 पाई भी कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है r क्यूब dr, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचने वाला है r क्यूब dr, r into r स्क्वायर, ये r क्यूब dr बच जाएगा। और स्मॉल r का लिमिट अगर देखोगे तो स्मॉल r का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा r1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा r2। यही तक है ना, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो r1 से स्टार्ट होकर r2 तक की है ना, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट रख देंगे r1 से r2। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, ये तो बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आता है सर हमें। q इनक्लोज का वैल्यू हो जाएगा रो नॉट टाइम्स ऑफ 4 पाई, ये r2 का पार्ट 4 चला जाएगा ना, तो लिमिट्स पुट करने के बाद ऐसा होगा r2 4 माइनस r1 टू द पावर 4। इस तरह से हमारे पास q इनक्लोज का वैल्यू आ गया। एक बार q इनक्लोज मिल गया तो हम वैल्यू क्या लिखेंगे, गॉसियन थ्योरम से हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इनटू 4 पाई rc स्क्वायर, 4 पाई rc स्क्वायर ये है रो नॉट इनटू 4 पाई r टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई rc को अगर मैं नीचे लेके रख दूं ना 4 पाई rc स्क्वायर, 4 पाई से ये 4 पाई गायब हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो नॉट r2 4 माइनस, अच्छा एक एप्सिलॉन नॉट का टर्म भी होता है, r1 4 और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट rc स्क्वायर। ये आंसर है जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। बहुत ही आसान है भाई साहब, बस आपको कंसेप्ट समझना है और इस तरह के कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं। अभी कुछ हैं मेरे पुराने इंस्टीट्यूट के बच्चे वो मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते सर इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पता है ये इरोडो वगैरह के क्वेश्चन है। अब है इरोडो के देखने से लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है, गॉसियन थ्योरम आता है, थोड़ा बहुत अच्छा सा इंटीग्रेशन आता है तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर तुमको ये नहीं भी आता है तो तुम ये पैटर्न याद रख सकते हो, पैटर्न याद रख लो, ये जो पैटर्न होगा ये तुमको
ग्रेविटेशन में क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा। कंसेप्ट यही है, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाएगा चैप्टर के अकॉर्डिंग का कंसेप्ट। अब ये मैंने सी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट किया, मान लो मुझे बी पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा, बी पॉइंट पर यहां कहीं मिल गया। अब बी पॉइंट पर अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करता तो मैं गॉसेस टर्म, ये गॉसियन सरफेस यहां पे बनाता गया, ऐसे में गॉसियन सरफेस बनाता था। अब फिर से क्यू इनक्लोज ढूंढना है। अब क्यू इनक्लोज जैसा यहां पर स्टार्ट किया था ढूंढना, वैसे ही स्टार्ट कर दें, बस लिमिट क्या कर देते, लिमिट चेंज कर देते r1 से rb तक। लिमिट क्या कर देते, जैसे यहां पे तो c पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये अपना जो बेमतलब के डायग्राम उसको मैं हटा देता हूं ताकि वो मैं आपको समझा पाऊं। यहां से यहां तक ये r1 था, यहां से यहां तक ये r2 था। इतने रीजन में r1 से r2 इतने रीजन में जो चार्ज होगा वही तो क्यों इनक्लोज है, इसलिए अगर मुझे पॉइंट c पर फील्ड कैलकुलेट करना था तो मैंने लिमिट r1 से r2 तक रखा था। मान लो मुझे पॉइंट b, यहां पे जो पॉइंट है पॉइंट b, इस पे अगर फील्ड कैलकुलेट करना होता, ये पॉइंट है पॉइंट b, तो मैं क्या करता, जो गॉसियन सरफेस बना था वो इस तरह का बनता क्या, गॉसियन सरफेस, ये b को rb को रेडियस मानते हुए गॉसियन सरफेस बनता। और q इनक्लोज का वैल्यू क्या होता है, इतने रीजन में जो चार्ज आएगा, इस वाले रीजन में जो चार्ज आएगा वो q इनक्लोज होता। आप स्टार्ट ऐसे ही करते, बस लिमिट क्या कर देते, r1 से rb तक ले जाते, तो यहां पर rb स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होगा, बाकी सेम टर्म तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ में आया है क्या? तो ये मैंने इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड द कैविटी में फील्ड कैलकुलेट करके बताया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है समझने में, एक बार में नहीं समझ में आए, दो बार देखना, 10 बार देखना, नहीं समझ में आ जाए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, लेकिन समझना जरूरी है। एक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है वो नया नहीं है, कंसेप्ट पुराना है, ऐसे कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस आज क्या है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला के क्वेश्चन कर लिया। मेरे को पता है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको जानने चाहिए। आसान, अगर मान लो इस क्वेश्चन को आसान बनाना होता तो बस क्या बोल देता कि वो जो चार्ज है ना, वो चार्ज डेंसिटी, जैसे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल था, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है मतलब बिना इंटीग्रेशन के काम नहीं बनेगा। अगर चार्ज वेरिएबल वो जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल लेवल में कांस्टेंट होता ना, तो यही कैलकुलेशन आसान हो गया होगा। अब मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो गया है, इसको मैं अपलोड नहीं करूंगा लेक्चर के साथ, अभी लेक्चर इसके बाद फिर से रिकॉर्ड करूंगा, इसको अलग से ही रखूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन होता है। कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कैविटी प्रॉब्लम में कैसा है, इस तरह का एक हमारे पास चार्ज स्फीयर, ठीक है, ये क्या है, चार्ज स्फीयर है, और ऐसा बोला गया है कि ये जो रेडियस है ये 4 आता है, और यहाँ पर क्या करना है अपने को, एक कैविटी कट करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पर एक कैविटी कट किया है जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है। ये जो स्फीयर था, ठीक है, उस 4r रेडियस का है और उसमें एक कैविटी कट कर दिया गया है r रेडियस का। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू बताया गया है रो, और इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक पॉइंट है पॉइंट ए, एक पॉइंट है पॉइंट ए, जहां पर आपको क्या करना है, पी कैलकुलेट करना है, और ये पॉइंट ए का दूरी क्या है, यहां से यहां की दूरी बताई गई है 8 r। सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से ये पॉइंट ए की दूरी बताई गई है 8 r। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो इस क्वेश्चन को हम गॉसेस टर्म से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस बार जो है वो अनइवन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो कैसे सॉल्व करेंगे उसका आंसर होता है, अगर तुमको याद हो इस तरह का क्वेश्चन जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में सॉल्व किया था,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बोलते थे कि जहां पर मास एक्चुअल में प्रेजेंट है, जहां पर मास एक्चुअल में प्रेजेंट होता है उसके मास, वहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम को पॉजिटिव लेते थे, और जहां पर मास नहीं प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या करते थे, उसके मास को अपन नेगेटिव लेते थे। अब अगर मैं लिखूं Q1, Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 होगा चार्ज इनक्लोज्ड या चार्ज कंटेन्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस 4r। ये जो 4r रेडियस का स्फीयर है, पूरा स्फीयर बिना कैविटी के, ठीक है, इसका इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते थे, एक बार बिना कैविटी के, फिर कैविटी के, फिर प्लस माइनस जो भी करना होता था वो करते थे। तो मैंने ये बोल दिया कि बिना कैविटी के इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता वो कितना होगा, उसको अगर Q1 मान लिया जाए तो Q1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, रो इनटू 4/3 पाई 4r का क्यूब। ये Q1 का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फिर अगर मैं बोलूं कि मुझे Q2 फाइंड करना है, Q2 क्या है, चार्ज कंटेन्ड इन द कैविटी, चार्ज कंटेन्ड बाय द कैविटी। वो जो कैविटी है, कैविटी में कितना चार्ज कंटेन किया है। अब यहाँ पर डायग्राम में अगर देखोगे तो डायग्राम में कोई चार्ज तो है नहीं कैविटी के अंदर, तो बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते थे, जहां पर मास प्रेजेंट होता था उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम पॉजिटिव बताया जाता था, जहां पर मास एब्सेंट होता है उसके मास को, मास पर यूनिट वॉल्यूम को नेगेटिव बताते थे। तो Q1, ये Q2 जो चार्ज होगा ना, Q2 जो चार्ज होगा उसको ऐसा लिख देंगे, माइनस ऑफ रो 4/3 पाई r क्यूब। अब मेरे पास Q2 का वैल्यू पता है और मुझे Q1 का वैल्यू पता है। अच्छा, Q1 क्या है, Q1 जो चार्ज है वो पूरे इस स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंक्लूडिंग दिस कैविटी। इस कैविटी 4r रेडियस का जो स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस पूरे में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रो इनटू 4/3 पाई 4r का होल क्यूब, इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर मैं Q2 के बारे में बात करूं तो Q2 क्या है, Q2 ये वाले पोर्शन का चार्ज है, ये जो पोर्शन है इसमें जो चार्ज है वो Q2 है, और उसका वैल्यू क्या लिख रहे हैं, माइनस ऑफ रो 4/3 पाई r क्यूब। अब मैंने क्या कर लिया, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसे ही पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास आता था, उसके कांसेप्ट को मानते हुए मैंने Q1 और Q2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। Q1 किसका चार्ज है, Q2 किसका चार्ज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, एक बार Q1 Q2 का वैल्यू अगर मिल गया हमें तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द नेट फील्ड एट पॉइंट ए। अब अगर नेट फील्ड लिखना है पॉइंट ए पर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर वेक्टर में प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा स्फीयर। बड़ा स्फीयर और छोटे स्फीयर के कारण, दोनों के कारण मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन दोनों को वेक्टरली ऐड कर दिया जाए। वेक्टरली क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको फाइंड करने के लिए वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। अब अगर मुझे पॉइंट ए पर फील्ड जानना है, तो बड़े स्फीयर के कारण, ये बड़ा स्फीयर, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा E A वेक्टर, या ये बड़ा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर में BS लिख दे रहे हैं, E BS वेक्टर जो होगा आउटसाइड पॉइंट है। एक चार्ज स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे, KQ/R² से कैलकुलेट करते थे क्या। अब मतलब आउटसाइड पॉइंट अगर होता था तो आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई भी चार्ज स्फीयर जो है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, जो पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है। तो बड़े स्फीयर के कारण जो फील्ड होगा वो KQ1/8r का 8r का होल स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। अच्छा, अब जहां पर एक्चुअल में चार्ज नहीं प्रेजेंट है वो एक माइनस चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, ये माइनस Q2 चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। अब Q2 चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट ए पर जो फील्ड होगा, छोटा स्फीयर के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस
टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंटर करते हैं क्या? तो यहाँ पर k∼8r² मैंने बड़े स्फीयर की लिख दिया, छोटे स्फीयर के अपने को क्या करना पड़ेगा, सेंटर से यहाँ की दूरी देखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दूरी r और ये दूरी r, बचा हुआ दूरी ये भी r है और बचा हुआ दूरी ये भी r है। तो यहाँ से यहाँ अगर 2r हो गया तो 8r माइनस 8r माइनस 2r, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6r का लिखेंगे क्या? पॉइंट ए पर अगर मुझे फील्ड जानना है बिकॉज ऑफ दिस छोटा स्फीयर, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए लिख देंगे कि q2 अपॉन 6r का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर ये वेक्टर साइन हटा देना आप, क्योंकि मैंने प्लस माइनस तो लिख ही दिया ना डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे प्लस और माइनस किस लिए आया है, डायरेक्शन के लिए आया है, प्लस माइनस लिख दिया, मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूँ। अब q1 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, q2 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके आगे जो बचता है मैथ्स बच रहा है, वो बताना मेरा काम नहीं है, मैथ्स है बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, q1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, q2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरा काम आपको सिर्फ इतना बताना था कि कभी भी अगर इस तरह के कैविटी वाले प्रॉब्लम आए और आपसे किसी आउटसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो आप क्या करोगे, जहां पर चार्ज प्रेजेंट है उसके चार्ज को मान लोगे पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर कैविटी प्रेजेंट है उसके चार्ज को मान लोगे नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, तो इसका डायरेक्शन मैंने बाहर की तरफ दिखा दिया। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस एंटर करते हैं, अब नेगेटिव चार्ज के कारण अगर फील्ड लाइंस एंटर करेंगे तो ये उस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अब दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो नेट फील्ड आपको मिल जाएगा। सिंस बड़े वाले स्फीयर के कारण जो नेट फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो ए पर नेट फील्ड जो होगा वो बाहर की साइड में होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए कैसा पॉइंट था, आउटसाइड पॉइंट था जिसपे अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इसी में क्या होगा कि आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, इसी में और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, मान लो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया, सेम डायग्राम है, मैं डायग्राम चेंज नहीं कर रहा, q1 q2 का वैल्यू भी सेम है, लेकिन आप क्या करोगे, आप नए से लिखोगे, आप जहां पर भी सॉल्व करोगे इसको नए से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूं जो बेमतलब की चीजें हैं, थोड़ा डायग्राम कम कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे डायग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड, कंसेप्ट भी कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग सिंपल, तो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, मान लो क्या करते हैं, अब जो बोला गया है ना, अब बोला गया है कि हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, फील्ड कहां पर कैलकुलेट करना है, तो यहां कहीं पर, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये पॉइंट है बी, बी पॉइंट पर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये बी पॉइंट कहां पर है, ऐसा समझ लो ये जो बी पॉइंट है वो कोई तो इसमें से मान लो कुछ तो आर सेपरेशन पे होगा, इसके सेंटर से आर सेपरेशन पर है, आर सेपरेशन पे ले लेंगे, ये अच्छा वैल्यू ले लेते हैं, ऐसा यहां पर है, ये दूरी 2r की है, मान लो इसमें से यहां पर आर सेपरेशन पर ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी आर सेपरेशन पर है, जहां पर मुझे क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट बी जो है वो इसके सेंटर से ये जो दूरी है वो r की बताई गई है, और इस r दूरी पर अपने को क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। अब वापस से देखते हैं, अब अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट बी है ना, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, पहले जो पॉइंट था, पॉइंट ए था, वो बड़े वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड वाला पॉइंट था और छोटे वाले स्फीयर के लिए भी आउटसाइड पॉइंट था क्या, बिल्कुल सर आउटसाइड पॉइंट था। अब क्या है, अब अगर आप देखोगे तो जो पॉइंट बी है जहां पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, वो छोटे वाले स्फीयर, वो जो नेगेटिव चार्ज जिसमें अज्यूम किया गया है छोटे वाले स्फीयर के लिए तो वो आउटसाइड पॉइंट है, लेकिन बड़े वाले स्फीयर के लिए वो इनसाइड का पॉइंट हो गया है। ये जो पॉइंट बी है वो बड़े वाले स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है और छोटे वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्या, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन जहां पर आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग
उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर अगर फिर से कोई मुझे बोलेगा कि आपको नेट फील्ड फाइंड करना है पॉइंट बी पर, तो मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट बी पर अपन फील्ड कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर, वो जो बड़ा स्फीयर है उसके कारण फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इसमें वेक्टरली ऐड कर देंगे फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा स्फीयर। दोनों को अलग अलग से कैलकुलेट करके दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे तो सिंपलीफाई करने पे आंसर आ जाएगा क्या, ऐड करके देखते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस बड़ा स्फीयर के कारण जब फील्ड लिखते हैं तो बड़ा स्फीयर के कारण जब भी स्फीयर के अंदर फील्ड कैलकुलेट करना होता था तो स्फीयर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला क्या है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या? हाँ सर, या क्यू के टर्म्स में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं रो के टर्म्स में या क्यू के टर्म्स में, जिसके टर्म्स में आपको फॉर्मूला लिखना है, क्यू के टर्म्स में क्या होगा, रो के प्लेस में पुट कर देना, रो का मतलब क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज करंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा पुट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो बड़े स्फीयर के कारण जो फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है रो आर, का मतलब सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर तो फाइंड कर रहे हैं ना, तो रो इनटू कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लिखेंगे बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर, ये जो बड़ा स्फीयर है यहाँ पर उसके कारण जो फील्ड होगा उसका वैल्यू ये लिखेंगे। अच्छा, बड़े स्फीयर के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर। छोटे वाले फील्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो वो जो छोटा फील्ड है जहां पर चार्ज नहीं प्रेजेंट है उसको अपन नेगेटिव चार्ज मानते हैं। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो छोटे वाले स्फीयर के लिए जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो छोटे वाले स्फीयर के सेंटर की तरफ होगा क्या? अब अगर मुझे ये लिखना होता इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा स्फीयर के लिए वो आउटसाइड पॉइंट है ना, अगर छोटा स्फीयर के लिए वो आउटसाइड पॉइंट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर्मूला के, इसमें जो चार्ज इनक्लोज है वो कितना है, k into q2, मैं वैल्यूज नहीं पुट करा, आप चाहो तो वैल्यूज पुट कर लेना, k q2 अपॉन सेपरेशन, यहां से यहां 2r, ये r 3r और ये r 4r के सेपरेशन पे ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 4r का होल स्क्वायर। मैंने बड़े वाले स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट देखा और छोटे वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट देखा। इनसाइड पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये ऐसे कुछ होता है, और छोटे वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला ऐसा होता है। अब सिंस बड़े वाले स्फीयर के कारण फील्ड इस तरह, छोटे वाले स्फीयर के कारण फील्ड इस तरह, तो अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस से काम चला लेंगे, तो जो नेट फील्ड एट पॉइंट बी आएगा, इस वाले डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, क्या अगर मैं बोलूं ये इसका वैल्यू ज्यादा है ना, इसका वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस के q2 अपॉन 4r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ bs। बड़े वाले स्फीयर के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अलोंग इसका फील्ड का वैल्यू आएगा। ये दोनों नोट करते हैं। इसी में एक थर्ड क्वेश्चन भी होगा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये दोनों नोट करो फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऐसे पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट किया जो दोनों स्फीयर से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया, एक ऐसे पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट किया जो बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर है, बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर है, छोटे वाले स्फीयर के वो क्या हो जाएगा, छोटे वाले स्फीयर के बाहर हो जाएगा। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, एक ऐसे पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो दोनों के ही सरफेस के अंदर आ जाए। तो ध्यान से देखते हैं, ये थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं क्योंकि बिना जगह खाली किए इट इज डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। Q1 Q2 अभी भी वही रहेगा, उसके वैल्यूज चेंज नहीं किए। अब क्या कर रहे हैं ना, मान लो ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट सी, एक पॉइंट है पॉइंट सी, यहां से यहां की जो दूरी है वो बताई गई है r2 वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर में है,
और यहाँ से यहाँ की दूरी है, इसके दूरी से जो इस कैविटी के दूरी से इसका जो कैविटी से यहाँ की जो दूरी है वो r2 वेक्टर है और ये बताया गया है r1 वेक्टर। और दोनों की कैविटी के बीच की जो दूरी है ना, दोनों की जो कैविटी के बीच की दूरी है वो मान लो कुछ तो बताया गया है l वेक्टर का, ठीक है। दोनों के बीच की जो कैविटी की दूरी है वो बताया गया है l वेक्टर। और r1 क्या है, r1 जो है बड़े वाले स्फीयर से पॉइंट C का दूरी, r2 है छोटे वाले स्फीयर से पॉइंट C की दूरी, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है वो बताया गया है l वेक्टर। अब ये रिजल्ट मैं डिराइव कर दूंगा। मेडिकल वाले बच्चों के ना ये जो रिजल्ट है वो याद रख सकते हैं, रिजल्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन खा सकता है उसका, ठीक है। अब मुझे फिर से कैलकुलेट करना है फील्ड। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं नेट फील्ड एट पॉइंट C। तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर वेक्टर में प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा स्फीयर। बड़े स्फीयर के कारण जो फील्ड होगा और छोटे स्फीयर के कारण जो फील्ड होगा उसका मुझे ध्यान लिखना है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है पॉइंट C वो बड़े वाले स्फीयर के लिए भी सरफेस के अंदर का पॉइंट है और छोटे वाले स्फीयर के लिए भी वो क्या है, सरफेस के अंदर वाला पॉइंट है। अच्छा, अब अगर मैं पॉइंट C पर फील्ड लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, देखो बड़े वाले स्फीयर के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, बड़े वाले स्फीयर के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, फील्ड ऐसा जाएगा क्या, रेडियली आउटवर्ड। तो फील्ड बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर का डायरेक्शन इस तरफ है। छोटे वाले स्फीयर के कारण अगर आप तुम फील्ड देखोगे तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बड़े स्फीयर का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटे स्फीयर का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड आ जाएगा। अच्छा, अब अगर कोई मुझसे बोले कि बड़े वाले स्फीयर के कारण फील्ड का वैल्यू बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा रो r1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब मुझे इसको वेक्टर में लिखना है, तो जो r1 वेक्टर का डायरेक्शन है वही फील्ड का भी डायरेक्शन है क्या। अब अगर r1 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही फील्ड का भी डायरेक्शन है तो ऐसा लिख सकते हैं ना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर। अच्छा, उसी तरह r2 वेक्टर इस तरफ है, इधर से इधर को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर था वो r2 वेक्टर था। E छोटा स्फीयर का जो वैल्यू है वो इसके जस्ट ऑपोजिट है ना, जस्ट ऑपोजिट है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ रो। ये जो भी हॉर्न बजाते जाते हैं ना तो गुड्डू भैया की साइड में उनको बोलना चाहिए, पॉप अप करके जा रहे हैं। EC वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C मुझे कैलकुलेट करना था, रो r1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ रो r2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहोगे तो EC वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहां पर आ रहा है r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर। अब देखो अगर तुमको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी इसका जो रिजल्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो याद रखना है। अब यहां पर ना ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसको मैं बना रहा हूं, ये मेरे पास r1 वेक्टर था इस तरह से, यहाँ पे मेरे पास ये r2 वेक्टर था और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन था वो l वेक्टर था। बना सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल सर जी बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऐसा लिख सकते हैं ना, l वेक्टर प्लस r2 वेक्टर जो होगा वो r1 वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब यहां से ये लिखा जा सकता है कि l वेक्टर जो है वो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर है। अब अगर l वेक्टर जो है वो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर है तो ये r1 माइनस r2 के प्लेस में ऐसा लिखा जा सकता है क्या, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ l वेक्टर, हाँ या ना। अच्छा, अब बताओ l वेक्टर कांस्टेंट है या वेरिएबल। यहाँ पर जो l वेक्टर हमने यूज किया है वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। जो l वेक्टर यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो कांस्टेंट है ना। एक बार आपने कैविटी बना के रख दिया तो दोनों स्फीयर्स के जो सेंटर की दूरी होगी, दोनों स्फीयर्स के जो सेंटर की दूरी होगी वो क्या हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है।
इसका मतलब L वेक्टर कांस्टेंट हो गया क्या? अच्छा, रो कांस्टेंट, C कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और L वेक्टर भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट अगर, इसका मतलब अंदर में जो फील्ड है वो कांस्टेंट हो गया क्या? अब अंदर में जो फील्ड है ना वो कांस्टेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिख रहा है, दूसरा जो डायरेक्शन है वो भी L वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा। L वेक्टर, अब यहां पर अगर मैं थोड़ा साफ करूं इसको, तो L वेक्टर इसके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर था वही तो L वेक्टर था ना। हाँ या ना? समय को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखेंगे भाई साहब। यहां कहीं पर पॉइंट सी पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट सी पर कहीं पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बड़े वाले स्फीयर के कारण फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा था। बड़े वाले स्फीयर के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन था वो r1 वेक्टर के अलोंग था। छोटे वाले स्फीयर के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट है। वो r2 वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट है तो माइनस में लिख दिया। दोनों से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन मैंने कांस्टेंट बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिख रहा है? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब जब मैंने ये डायग्राम को सिंपलीफाई किया ना तो मैंने ये देखा कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर जो है वो L वेक्टर के इक्वल आ रहा है। अब L वेक्टर क्या था सर? यहाँ पर L वेक्टर दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर था वो L वेक्टर था। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैंने ये देखा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, पॉइंट सी कैसा पॉइंट है? कैविटी के भी अंदर है और बड़े वाले स्फीयर के भी अंदर है। एक ऐसा पॉइंट जो दोनों कैविटी और स्फीयर दोनों के अंदर है, उसमें जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि रो कांस्टेंट, v कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, l कांस्टेंट, और जो फील्ड का डायरेक्शन है, जो फील्ड का डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है ना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप मेडिकल वाले बच्चे चाहें तो ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसकी मेरे को गारंटी नहीं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये डायग्राम याद रखना होता है और कंसेप्ट याद रखना होता है। कंसेप्ट क्या है? मान लो ऐसा था और तुम रैंडमली कहीं पर भी कैविटी बना लो, यहाँ पर कहीं पर भी रैंडमली कैविटी बना लो। अब ये जो कैविटी है आपको याद रखना है कि ये जो कैविटी है, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कांस्टेंट है। मान लो बड़े वाले स्फीयर का सेंटर था C1, छोटे वाले स्फीयर का सेंटर है C2, मतलब जो फील्ड लाइंस है ना, फील्ड लाइंस कांस्टेंट है और उसका जो डायरेक्शन होगा, फील्ड लाइंस इस तरह से होंगे ऐसे L वेक्टर के डायरेक्शन। ये मेरा L वेक्टर होता ना, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा L वेक्टर के पैरेलल इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। तो थ्रू आउट द कैविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना बहुत जरूरी है। कैविटी के अंदर जब भी मैंने क्या किया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैविटी, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो नोट कर लेना है। देखो मैंने क्वेश्चन कैसा लिया, पहला क्वेश्चन हमने ऐसा देखा जिसमें मैंने दोनों से बाहर रखा था, कैविटी से भी बाहर रखा और वो जो स्फीयर है स्फीयर के भी बाहर रखा। दूसरे में स्फीयर के अंदर तो ला दिया लेकिन कैविटी के बाहर था। तीसरे में हमने क्या देखा, कैविटी के भी अंदर है और स्फीयर के भी अंदर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके अलाउंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर ये सेंटर यहाँ पर होगा, ये सेंटर यहाँ पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा। ये रिजल्ट याद रखना है कि कैविटी के अंदर में जो फील्ड है उसका वैल्यू कांस्टेंट है और वो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलाउंग होगा या उसके डायरेक्शन के पैरेलल होगा। बात समझ में आया है क्या? तो ये कैविटी टाइप प्रॉब्लम है। मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में तुमको लगेगा कि सर ये तो बहुत ही अजीब है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ कंसेप्ट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर से उठाए, वहां पे पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास जैसे होता था, और कुछ कंसेप्ट मैंने यहाँ पर जो कंडक्टर स्फीयर्स के बारे में पढ़ाया था उससे उठाया था। अब विश्वास रखो, टनल प्रॉब्लम और कैविटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही मुश्किल होता है। अगले 2-3 लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा ना वो बहुत ही आसान लगेगा। अगले 2-3 लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा ये बहुत ही आसान होगा। थोड़ा मेहनत या थोड़ा एफर्ट आपको यहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद का जो टॉपिक है विश्वास रखना इजी हो जाएगा। ये जो है उसमें टाइम देना, थोड़ा सा टाइम देना, सोचना अच्छे से क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो आज के दिन में 2 अच्छे क्वेश्चंस कराए। अगर तुम मेडिकल में सिर्फ नीट के
पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुमको कोई डेरिवेशन याद नहीं रखना है, रिजल्ट जरूर याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। लेकिन अगर तुम नीट में हो और तुम अच्छा एम्स वगैरह का सोचते हो तो तुमको इस तरह कैलकुलेशन भी आना चाहिए। जेई के बच्चे अगर आप मेंस में हो, आप एडवांस में हो या किसी भी तरह के एग्जाम में आप अपेयर करना चाहते हो, आपके लिए ये बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज। संडे को टेस्ट होगा, ये तो मान लेना। ठीक है, और इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन देखेंगे।